गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे सभी? बढ़िया। तो स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि नेशनल इनकम के मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज रहते हैं वो अपने करेंगे। तो मैंने बेसिकली 3 फार्मूले बोर्ड के ऊपर रखे हैं। ये तीनों फार्मूले आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होंगे, इसके बगैर आंसर हमारा निकलेगा नहीं। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना, बेसिक नींव आधार, वो यहीं से स्टार्ट होगा उन फार्मूलों का। ये तीनों फार्मूले बारी बारी से हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहला फार्मूला लिखा है कि ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर निकालेंगे, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन करके। तो एक वैल्यू होती है ग्रोस, एक वैल्यू होती है नेट। तो ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? माइनस डेप्रिसिएशन करके। अब डेप्रिसिएशन, ये सारे फॉर्मूले हम डीपली पढ़ेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद होंगे ये कैसे। ध्यान से बस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें। अगली क्लास से कोशिश करूँगा आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूँ। पहला फॉर्मूला, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ग्रोस वैल्यू मतलब पहले की वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई एक बाइक खरीदी, आज से 7 साल पहले खरीदी थी, 5 साल पहले खरीदी एक बाइक जो कि 70,000 रुपये की थी। पहले बाइक 70,000 रुपये की थी, तो पहले उसकी वैल्यू होगी 70,000 रुपये। आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? लगभग 30,000 रुपये। 4-5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 30,000 रुपये। वो उसकी होगी नेट वैल्यू। उसमें से कितनी वैल्यू कम होगी? 40,000 रुपये उसकी वैल्यू कम हो गई। तो जो 40,000 रुपये कम हुए हैं वो क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो मैंने पीछे आपको ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट जब पढ़ाया था, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया था कि ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाने के लिए ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और यहाँ भी मैं आपको वो चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्य का ह्रास, मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी होना, वैल्यू डाउन होना, वैल्यू डाउन होना, वैल्यू में कमी होना। तो मूल्य जो कम होगा उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो मूल्य कितना था, वैल्यू कितनी थी? 70,000 रुपये, वैल्यू कितनी होगी? 30,000 रुपये। 40,000 रुपये वैल्यू उसकी क्या होगी? डाउन होगी। अब बाइक 70,000 से 30,000 की हो गई, वो डाउन क्यों होगी? आपको भी पता है, वो घिसेगी। तो डेप्रिसिएशन का हिंदी में नाम आता है घिसावट। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कई बार मूल्य ह्रास की बजाय घिसावट नाम मिलेगा। और भी कई नाम हैं डेप्रिसिएशन के जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। तो डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर, सामान्य टूट फूट। एक बार पहले नाम लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा इनको। सामान्य टूट फूट, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग। देखो, ये तीनों नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन के तीनों नाम होते हैं, आप लिख लेना बारी बारी से इन तीनों को। देखो, ग्रोस वैल्यू आपने पहले कितनी लगाई एक बाइक में? फिक्स कैपिटल आपने लगाई 70,000 रुपये में एक लगा के एक बाइक ले रहा हूँ, तो वो फिक्स कैपिटल थी। अब वो फिक्स कैपिटल मेरी 70,000 से कम होकर कितनी हो गई? 30,000 रुपये हो गई। और वो 30,000 रुपये मैं रिकवरी कर रहा हूँ। लेकिन कितनी की रिकवरी नहीं कर पाया मैं? 40,000 की रिकवरी नहीं कर पाया, क्योंकि 40,000 रुपये की वो वैल्यू डाउन हो गई, वो वैल्यू घिस गई, या उसमें ये बोल सकता हूँ उस वैल्यू, उतनी वैल्यू का मैंने उसका यूज़ कर लिया, उसका यूज़ कर लिया। यानी कि जो वो फिक्स कैपिटल थी उसका कंजप्शन कर लिया। तो कितने का कंजप्शन किया? 40,000 रुपये का, और उतनी वैल्यू मेरी डाउन हो गई। ऐसी जो फिक्स कैपिटल यानी कि स्थिर पूंजी का कंजप्शन यानी कि उपभोग कर लिया। तो एक फिक्स कैपिटल थी 70,000 जिसका 40,000 रुपये मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, तो बची हुई वैल्यू मेरी बच जाएगी नेट वैल्यू। तो पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हुआ कि कोई भी एक ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर पहुँचते हैं हम, तो ग्रोस वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और वैल्यू क्या आ जाती है? नेट वैल्यू आ जाती है।
अगर इसी चीज़ को दूसरे वे में लिखें तो डेप्रीसिएशन इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीसिएशन। आप लोग को ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा, तीनों फॉर्मूले क्लियर होने दें, उसके बाद आपको समझ में आएगी कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब समझ में आएंगे ये फॉर्मूले। बहुत से बच्चों की यही प्रॉब्लम रह जाती है, मेन पूरा क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, ये याद ही नहीं होते उनको, कुछ फ़ायदा ही नहीं। 6 नंबर का न्यूमेरिकल था, मिलेंगे 2 नंबर 1 नंबर, फ़ायदा क्या? तो बेसिकली ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको। अगर ये याद नहीं किया ना तो आंसर हमारा निकलेगा नहीं। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर हुआ। चलो ठीक है, मैं बोर्ड को साफ़ कर रहा हूँ एक बार। चलो सेकंड फॉर्मूला अपना, एक वैल्यू होती है डोमेस्टिक और एक होता है नेशनल। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, नॉर्मल समझते हैं। वैसे तो इससे पहले मुझे आपको एक थ्योरेटिकल टॉपिक था डोमेस्टिक टेरिटरी का, लेकिन वो समझाना पड़ेगा आपको। नॉर्मल बता दूंगा, लेकिन जब थ्योरी करेंगे ना तब तो वो समझाऊंगा ही मैं आपको। लेकिन यहाँ पर मैंने एक जंप लगा लिया, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा बड़े इजीली। ये नहीं है लेट कर वेट करना पड़ेगा कुछ भी। थ्योरेटिकल जब पार्ट करेंगे हम इसका, एक बार न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ हम भाग रहे हैं, थ्योरेटिकल जब पार्ट करेंगे वहाँ पर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको बड़े आसान अच्छे से क्लियर करूँगा। यहाँ पर हम डोमेस्टिक वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। वो जाने से पहले एक पॉइंट रह गया हमारा। क्या रह गया कि मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए इसके नाम नहीं लिखे। ग्रॉस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सकल, और नेट वैल्यू को क्या बोलते हैं, शुद्ध। ऐसे डोमेस्टिक को क्या बोलते हैं, घरेलू, और नेशनल को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय। तो ये नाम लिखना रह गया था, वो अचानक से मुझे याद आया अभी। डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू पर जाएंगे तो क्या करेंगे हम, देखो डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, इसको आप समझो डोमेस्टिक इनकम, और ये है नेशनल इनकम। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू इनकम। जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, मान लेते हैं ये इंडिया, और इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर जो भी पैसा कमाया गया, कमाने वाला कोई भी हो, लेकिन कमाया भारत में हो, भारत की टेरिटरी में हो, कमाने वाला XYZ कोई भी कंपनी हो प्रोडक्शन करने वाली, लेकिन वो कंपनी हमारी टेरिटरी के अंदर होनी चाहिए, तो वो इनकम कहलाती है हमारी डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाती है, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। ऐसे ही हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी कंपनियां बाहर दूसरे देशों में भी काम कर रही हैं, और ऐसे ही बाहर दूसरे देशों की कंपनियां भी हमारे देश में काम कर रही हैं। तो ये वहाँ तक पहुँचाना था कि भाई हम देखते हैं कि भाई भारत देश की पूरी ओवरऑल इनकम कितनी हुई है। तो जो बाहर आदमी थे हमारे, उनको अंदर बुलाना पड़ेगा या उनकी इनकम पूछनी पड़ेगी, भाई आप लोगों ने कितना पैसा कमाया, वो उसका डाटा दीजिए हमें। तो हमने क्या किया, एक दरवाज़ा खोला अपना कि जो बाहर वाले व्यक्ति हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शेष विषयों से जो भी इनकम होगी हमें हमारे देश की कंपनियों के द्वारा, वो इनकम हमारे यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि प्लस हो जाएगी। अब जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे तो जो हमारे यहाँ व्यक्ति थे बाहर दूसरे देशों वाले, वो भी तो पैसा लेके बाहर जाएंगे, तो वो पैसा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इनकम में बाहर से आने वाला पैसा ऐड होगा और बाहर जाने वाला पैसा माइनस होगा। उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो हो जाएगा हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हो जाएगी हमारी, नेशनल इनकम हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम थी, घर की इनकम थी, मान लेते 500 करोड़ रुपए इनकम थी हमारी। डोमेस्टिक इनकम कितनी थी, 500 करोड़। बाहर से आने वाला पैसा, हमने बोला जो भी भारतीय हैं, भारतवासी हैं, जो भारतीय कंपनियां हैं, वो बाहर जो काम कर रही हैं, वो अपने पैसे बताओ कि बाहर से आप लोगों ने कितना पैसा कमाया। तो उन्होंने कहा जी हमने बाहर से 120 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब हमने अपने यहाँ भी बोला जो बाहर की कंपनियां हैं वो बताओ यहाँ से कितना पैसा कमा के जा रही हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 80 करोड़ रुपए वो कमा के यहाँ से बाहर निकल गई। तो 500 में हमने 120 करोड़ रुपए को तो ऐड किया और 80 करोड़ रुपए को माइनस किया, तो 120 माइनस 80 कितना हो गया, 40 करोड़
प्लस 500 और इज इक्वल टू 540 करोड़, 540 करोड़। ये क्या आ गई हमारी नेशनल इनकम आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है आपको? बहुत अच्छे। आप एक बार इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं साफ़ करूँगा बोर्ड को। तो वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कीजिए, मैं साफ़ कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिया कि बाहर से पैसा आ रहा था 120 करोड़ रुपए और जा रहा था 80 करोड़ रुपए। हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, तो एग्जाम्पल था। बाहर से आने वाला पैसा कम भी हो सकता है, जाने वाला ज़्यादा भी हो सकता है, और दोनों बराबर भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? देखो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, नफिया। तो डोमेस्टिक इनकम में हमने क्या जोड़ ऐड किया, NFIA। अब NFIA का मतलब क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। शेष विश्व से शुद्ध कारक आय, शेष विश्व से शुद्ध कारक आय, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है NFIA। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे। देखते हैं अब देखो NFIA कैसे निकला अपना, कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया, वही देखा था ना हमने। तो उसी को लिखते हैं। ये वैल्यू है फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम, इसका फ़र्क मिलेगा। देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। शेष विश्व से शुद्ध, शेष विश्व से कारक आय, शेष विश्व से कारक आय माइनस शेष विश्व को कारक आय। यहाँ तक क्लियर है? देखो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, फ्रॉम और टू, को से। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता था, बच्चों को बोल दिया जाता है कि फ्रॉम माइनस टू, फ्रॉम माइनस टू। हिंदी में वाले बच्चों के लिए से माइनस को। अब NFIA कैसे निकला, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकला कि फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब वो एग्जांपल एक बार दोबारा ले लेते हैं कि बाहर से पैसा कितना आ रहा था 120 और बाहर पैसा कितना जा रहा था 80 करोड़ रुपए, बचा हुआ पैसा कितना आ गया था 40। जो 40 करोड़ रुपए जो पैसा आया था वो क्या था हमारा NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो डोमेस्टिक वैल्यू में बाहर से आने वाला पैसा, प्योर पैसा गया हुआ है या आया हुआ है, यानी कि नेट वैल्यू, नेट पैसा कितना आ रहा है दूसरे देशों से, वो ऐड कर दीजिए आप, नेशनल इनकम बन जाएगी। तो डोमेस्टिक था छोटा, उसमें कुछ ऐड करेंगे, नेशनल बड़ा बन जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे, NFIA। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्लियर हुआ यहाँ तक? दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है वो क्लियर हुआ? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। साफ करूं? चलो दो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। हमारा लास्ट तीसरा फॉर्मूला हमारा होगा कि फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट से हमें पहुंचना है मार्केट प्राइस पर। कहाँ पहुंचना है? मार्केट प्राइस पर। और वो कैसे निकलता है, उसमें हम प्लस करते हैं NIT। अब NIT क्या होता है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी वाले बच्चों के लिए फैक्टर कॉस्ट कारक लागत, कारक लागत, मार्केट प्राइस बाजार कीमत, बाजार कीमत, NIT, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष
कर। अब वो कैसे निकलता है, वो निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एक बार लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। देखो, अब समझाने के लिए एक बार मैं ले लेता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मैं फैक्टर कोस्ट को फैक्ट्री बोलता हूँ, फैक्टर कोस्ट को फैक्ट्री बोलता हूँ। मैं उसमें बताता हूँ आप लोगों को कि, एक मिनट रुकिए, मार्कर बहुत फीका चल रहा था। देखो, फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट को समझने के लिए एक बार फैक्ट्री कोस्ट समझो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक माल बन रहा है और वो माल बनकर बिकने जाएगा किधर, बाज़ार में जाएगा। तो बाज़ार, फैक्ट्री का प्राइस और बाज़ार का प्राइस में दोनों में फ़र्क होता है, और वो होता है टैक्स का। वो क्या होता है, टैक्स का। जैसे ही से मैं मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये मार्कर फैक्ट्री के अंदर बना, जब फैक्ट्री के अंदर बना होगा तो इसका प्राइस कुछ और हुआ होगा, लेकिन जैसे ही ये बाज़ार में बिकने गया तो इसके ऊपर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ने धावा बोल दिया। लेकिन अब सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स हो गया, अपना इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है। तो फैक्ट्री कोस्ट से जैसे ये बाहर निकलेगा, यानी कि फैक्टर कोस्ट से बाज़ार में जाएगा, तो इसके ऊपर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए जाएंगे, जिससे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे इसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्रियाँ, जो कंपनियाँ हैं, जो फर्में हैं, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट अगर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है तो उनको सब्सिडी भी तो देती है, छूट भी तो देती है। तो वही हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक कंपनी का, फिर यहाँ तो बात कर रहे हैं पूरी कंट्री में जितनी भी फर्में हैं सभी की, लेकिन एक का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं वो कंपनी आपकी है, आपकी कंपनी के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया 70 करोड़ का। कितने का लगाया गया, 70 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया आपकी कंपनी के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 20 करोड़ की सब्सिडी दे दी, तो आपकी जेब से मैं बोल सकता हूँ कि 85 करोड़ रुपए निकले, क्योंकि 20 करोड़ रुपए तो आपको वापस आ गए। तो वो 50 करोड़ रुपए आपके लिए क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस में पहुंचना था, जैसे अगर मैं बोलूँ फैक्टर कॉस्ट में 70 करोड़ ऐड होके 70 करोड़ रुपए ज़्यादा होनी चाहिए थी मार्केट प्राइस, लेकिन मार्केट प्राइस बढ़ा कितना, सिर्फ 50 करोड़, क्योंकि 20 करोड़ रुपए एज अ सब्सिडी के आपको वापस मिल गए। तो फैक्टर कॉस्ट में हम क्या जोड़ते हैं, एनआईटी। एनआईटी से कहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वो मार्केट प्राइस पर पहुँच जाते हैं। और एनआईटी कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस आर्थिक सहायता सब्सिडी। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पहला फॉर्मूला अपना क्या था, ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करके। दूसरा, डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल वैल्यू पर पहुंचेंगे, तो कैसे पहुंचेंगे, प्लस एनएफआईए करके। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर कैसे पहुंचेंगे, प्लस एनआईटी करके। अगर इस फॉर्मूले को दूसरी तरफ से लिखूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्केट प्राइस को मैं लिख देता हूँ एमपी, मार्केट प्राइस को क्या लिख देते हैं, एमपी। एनआईटी इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो एमपी माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर को उसको लिख देते हैं एफसी। क्लियर हुआ। शॉर्ट फॉर्म में अगर तीनों फॉर्मूलों को लिखें तो पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने ग्रोस वैल्यू, ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस किया इज इक्वल टू नेट वैल्यू निकली। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़े डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वैल्यू में हमने एनएफआईए ऐड किया तो हम पहुँचे नेशनल वैल्यू पर। और तीसरा फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट में हमने एनआईटी जोड़ा तो हम पहुँचे मार्केट प्राइस पर। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो तीनों फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हुए, क्लियर, ठीक है। अब इनके कुछ क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं ये कैसे यूज़ होने हैं। तो क्लियर है ना, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ एक बार। देखो बच्चों, हम जो नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, तो नेशनल इनकम के कंपोनेंट हैं 8, उसके भाई हैं 8, जिनको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। चलो इनको लिखा रहने देता हूँ, आपको कुछ मदद हो जाएगी, याद नहीं हुए होंगे अभी। जो 8 भाई हैं उनके आठों के आठों नाम लिख देता हूँ मैं। जीडीपी एमपी, एक है जीडीपी एफसी। ये होते क्या हैं वो समझ में आएंगे, लेकिन पहले एक बार यूज़ करना सीख लेते हैं हम। एनडीपी एमपी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एमपी,
GNP-FC, NNP-MP और NNP-FC। देखो भाई ये 8 नाम होंगे हमारे, आपको ये दोनों नाम याद रखने होंगे। ट्रिक में बताऊंगा, इसको बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम, इसको बोला जाता है नेशनल इनकम। ट्रिक में याद करने की बताऊंगा, लेकिन अभी वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हम, इसलिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। देखो ये 8 नाम हैं हमारे, क्लियर है। ये 8 कंपोनेंट हैं नेशनल इनकम के। इन 8 कंपोनेंट में एक दूसरे पर पहुंचने के लिए, जैसे यहाँ से मुझे यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पहुंचने के लिए कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। जैसे यहाँ NNP है, यहाँ GNP है, यहाँ MP था, यहाँ FC था, तो कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस कवर करेंगे हमारे ये 3 फॉर्मूले। क्लियर हुआ? तो हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं एक वैल्यू, ये उठा लेते हैं, उसके बाद उधर जो भी निकालनी होगी हम वो वैल्यू लिख देंगे। लेकिन पहले वो पहुँचने से पहले एक बार, जैसे हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने, ग्रोस वैल्यू से कहाँ पहुँचेंगे, नेट वैल्यू। तो पहली लाइन में आपको G और N दिखाई दे रहा होगा। G का मतलब ग्रोस, N का मतलब नेट, ग्रोस नेट, नेट ग्रोस, नेट ग्रोस। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था डोमेस्टिक से नेशनल पर, D से N। तो जहाँ पर भी ग्रोस डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, MP क्या पढ़ा था, मार्केट प्राइस। तो ये क्या हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस नेट नहीं, दूसरे नंबर पर डोमेस्टिक के साथ क्या था, डोमेस्टिक या नेशनल दो मिलेंगे, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इधर आएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? चलो, आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो आपको क्या करना होगा, जैसे आपने इस तरफ से इसको उठा लिया, GDP MP को उठा लिया, GDP MP को उठा लिया, उधर दूसरी तरफ इन 7 में से GDP MP को छोड़ने का जो भी बच गया आप उसको लिख लेते। जैसे एक ने लिखा GNP MP लिख दिया, बोला सर मैं तो ये लिखूँगा, बोला ठीक है लिख ले भाई। हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा, ग्रोस, हम निकाल देंगे, फिर भी इधर क्या है, ग्रोस। तो ग्रोस वैल्यू से ग्रोस वैल्यू पर जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, क्या चेंज हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ। इधर क्या है, डोमेस्टिक, इधर क्या है, नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर चेंज हो रहा है ना, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या किया था, NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड किया था। अगला मार्केट प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, मार्केट प्राइस पर कोई चेंज नहीं, यानी कि GDP MP में हम NFI ये जोड़ देंगे तो GNP MP बन जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, एक और देख लेते हैं, ऐसे ही हम देख लेते हैं NNP FC से GDP MP ये निकालेंगे। देखो नेट वैल्यू, इधर ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू से ग्रोस वैल्यू पर जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, और नेशनल वैल्यू से डोमेस्टिक वैल्यू पर जाएंगे तो क्या करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाएंगे तो क्या करेंगे, फैक्टर से मार्केट पर प्लस NIT। क्लियर हुआ यहाँ तक? आपको समझ में आया इनका फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना। देखो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे वो समझ में आएंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद होने के लिए 56 क्वेश्चन बनेंगे, वो आप अपने आप बना दोगे, बनाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या लिखा, एक बार GDP MP, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना GDP MP, आप GDP MP को फिक्स कर लो इधर, इक्वल टू के इधर कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, बारी बारी से आप सारे को लिख दो। तो GDP MP से 7 क्वेश्चन बने। ऐसे ही NDP MP एक बार इस तरफ लिखो, बचे हुए 7 एक एक करके इधर लिख लो। तो हर एक के साथ में आपको 7 पेयर बनेंगे, तो 8 है ये, 7 8 56, यानी कि 8 7 56 हो गया। कितने क्वेश्चन बने, 56 क्वेश्चन बने हमारे। तो वो आप क्वेश्चन कीजिए, आपको ये फॉर्मूले बड़े आसानी से याद होंगे। क्लियर है? तो अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, कोई न्यूमेरिकल करेंगे। जब तक आप ये फॉर्मूलों को पढ़िए, देखिए, कोई डाउट है कमेंट में दीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो,
और कमेंट में आपको कैसी वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप क्लास में बैठे रहते हो तो आप समझ में आ जाता है आपको देख के कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बता भी देते हो। लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हम, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो आपका चेहरा तो दिखाई दे नहीं रहा है। मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं तो वही पढ़ाता जा रहा हूँ। मुझे ये नहीं आइडिया लग रहा है कि आप क्या समझना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो। तो आप जो समझना चाह रहे हो आप कमेंट में लिखो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हर एक चीज़ें बेसिक मैं ऑलरेडी बहुत डीपली लेवल में डीपली लेवल तो नहीं, मैं बिल्कुल हल्का लेवल लेके चल रहा हूँ और आपको हल्के लेवल से बिल्कुल टॉप तक लेके जाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही है कि आपको सारा समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ना शेयर ज़रूर किया करो वीडियो को। क्लियर है? तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके बाय।